प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने देखा विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार एवं वितरण के बारे में। अब तक हमने टुंड्रा वनस्पति, टेगा वनस्पति, शीतोष्ण वन, घास भूमि और मरुस्थलीय वनस्पति के बारे में चर्चा की। अब इससे आगे आज हम पर्वतीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सवाना वन, भूमध्य सागरीय वन और मानसूनी पतझड़ वन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम पर्वतीय वनस्पति। देखिए, जिस प्रकार विषुवतरेखीय क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे से ऊपर की ओर सदाबहार वन से लेकर शुष्क तथा अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। यानी जैसे जैसे पर्वतीय क्षेत्र में हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तो वनस्पति का प्रकार भी बदलता जाएगा और उसका स्वरूप भी बदलता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है तो उसी तरह से तापमान और वर्षा और उसके साथ साथ में जलवायु जो दशाएं हैं वो बदल जाती है। इस कारण से वनस्पति में भी हमें विविधता देखने को मिलती है। तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित पर्वतों में मुख्य रूप से हिमालय, आल्प्स, राकीज, एंडीज आदि पर्वत स्थित है। तो इनमें 600 मीटर की ऊंचाई तक स्थित ढालों में और घाटियों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार तथा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। यानी सदाबहार वन भी और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती यानी पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। तो 600 मीटर तक इसमें ये वन पाए जाते हैं। इससे ऊपर यानी 600 मीटर से ऊपर शुष्क और अर्धशुष्क झाड़ीदार एवं कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो फिर वहां पर वनस्पति का प्रकार भी बदल जाता है। और अधिक ऊंचाई पर यानी 300 मीटर तक शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिनमें चीड़, स्प्रूस, देवदार, फर, डगलस, पाइन आदि वृक्ष 3000 मीटर पर स्थित होते हैं। यानी 3000 मीटर तक भी वनस्पति पाई जाती है। उसमें प्रमुख रूप से चीड़, स्प्रूस, देवदार, फर, डगलस, पाइन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। 300 मीटर से ऊपर स्थित पर्वतीय ढालों पर अल्पाइन घास उगती है या मिलती है। तो इस प्रकार से जो पर्वतीय वनस्पति है उसमें हम ऊंचाई के अनुसार विविधता देख सकते हैं। जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है तो वैसे वैसे वनस्पति में अंतर आ जाता है। तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में स्थित मुख्य पर्वतों में जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज, राकीज जो पर्वत है, इनमें 600 मीटर तक तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जैसे अर्धशुष्क कंडीशन है 600 मीटर से ऊपर, तो वहां पर झाड़ीदार वृक्ष और वनस्पति, कटीले वनस्पति पाई जाती है। और अधिक ऊंचाई पर जाएं हम 3000 मीटर पर, तो वहां पर शीतोष्ण कोणधारी वन, क्योंकि जैसे शीत मतलब से उस तरह से कंडीशंस आ जाती है, तो इस वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, कोणधारी वनस्पति पाई जाती है, जिनमें चीड़, स्प्रूस, देवदार इत्यादि के वृक्ष मुख्यतः होते हैं। और 3000 मीटर से ऊपर देखें तो हमें जो अल्पाइन घास मिलती है। अब हम बात करें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की। देखिए, जैसा नाम से ये उष्ण कटिबंधीय और सदाबहार वन, तो ये यहाँ जो जलवायु है वो इस तरह की है कि गर्मी भी अधिक पड़ती है और वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का अगर हम विस्तार देखें तो इनका विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य ये वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है जो 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। यानी जैसे ये यहाँ से जैसे भूमध्य रेखा की जो स्थिति है, तो उस तरह से देखें तो 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में
ये वन फैले हुए हैं। अगर जैसे क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में, ये जो अमेजन बेसिन है पूरा का पूरा, इसी तरह से कांगो बेसिन यानी अफ्रीका में, और एशिया के जो दक्षिणी पूर्वी जो द्वीपीय क्षेत्र है जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया आदि द्वीपों में जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्योंकि इस जो वन क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र, यहाँ की जो जलवायु है वो विषुवत-रेखीय जलवायु है। तो यहाँ पर औसत वर्षा है जो 200 सेंटीमीटर से अधिक रहती है और वर्ष भर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान यहाँ पाया जाता है। यानी ऊंचे तापमान और अत्यधिक वर्षा के कारण से यहाँ पर सघन और सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो है जलवायु दशाएं ये वनों के लिए बहुत अनुकूल दशाएं कहलाती है। तो सदाबहार वनों का जो ऊपरी भाग है लंबी लंबी एवं सघन लताओं से ढका हुआ है, यानी जिसे घने जंगल है, घने वृक्ष हैं, और वृक्ष भी ऊपर है जो लताओं से, विभिन्न प्रकार की लताओं से ढके रहते हैं। वनों की अत्यधिक सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। ये जो सदाबहार वन है, या जैसे भूमध्य रेखीय वन प्रदेश भी कहें हम, तो यह जो वन है वो बहुत सघन है और वृक्षों की ऊंचाई बहुत अधिक होती है, और सघनता होने के कारण से सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। जो उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र है उनमें 70% भागों पर वृक्ष पाए जाते हैं। यानी जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र है वहाँ के 70% भाग पर वृक्ष यानी सघन वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पादपों की प्रजातियां हैं। यानी अगर जैसे पादपों की विविधता का हम अगर जिक्र करें तो जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है उनमें अत्यधिक प्रजातियां हम देख सकते हैं। जैसे बात करें कांगो बेसिन की, तो कांगो बेसिन में पादपों की प्रजातियां हैं 6500, यानी कांगो बेसिन में 6500 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। मलेशिया में 20,000 प्रकार की पादप प्रजातियां दिखाई देती है। अमेजन बेसिन में 40,000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। जो अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका का मुख्य जो क्षेत्र है, तो वहां पर जो सदाबहार जो वन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, वहां उनमें 40,000 प्रकार की प्रजातियां हम देख सकते हैं। इसी तरह से पनामा क्षेत्र में 2,000 प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती है। इस क्षेत्र में यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में आबनूस, लोहकास्ट, रोजवुड, ताड़, महोगनी, रबड़, सीबा, पारानट आदि वृक्ष बहुलता से मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वनस्पति के उससे अत्यधिक सघन पाए जाते हैं और वृक्ष है जो वो काफी ऊंचे मिलते हैं। इस प्रकार से हम इनकी कुछ विशेषताओं का यह जिक्र कर सकते हैं। जैसे तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है वहाँ उन वनों की जो वृक्ष है उनकी लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है। यानी कल हमने बात करी थी शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की कनाडा वगैरह में, तो वहाँ के जो वन है वो कोमल लकड़ी के वन है। इसके वन उल्टा, जस्ट उल्टा जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वहाँ कठोर लकड़ी वाले जो वृक्ष पाए जाते हैं। कठोर लकड़ी के जो वृक्ष है उनकी बहुलता इस वनों में देख सकते हैं। वृक्ष अत्यधिक पास पास और सघन पाए जाते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है उनकी एक ही विशेषता कि वहां पर वृक्षों की बहुलता है, वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, साथ ही साथ वो सघन और पास पास होते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष एक साथ हमें दिखाई देते हैं। यानी वृक्षों में जो पादप प्रजातियां हैं उनमें विविधता दिखाई देती है और वो विभिन्न प्रकार के वृक्ष साथ साथ मिलते हैं।
वृक्ष लगभग 55 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। 55 मीटर तक वृक्ष यहाँ पर इस वन क्षेत्र में दिखाई देते हैं। वृक्षों के नीचे छोटे छोटे पौधे और विभिन्न प्रकार की जो है लताएं मिलती है, यानी जो निचला क्षेत्र है वो भी सघन है और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जो आपको पौधे और लताएं यहाँ देखने को मिलती है। छोटे बड़े पेड़ एक साथ इन वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से यहाँ के वनों की विशेषता है जो अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति की। देखिए इनका विस्तार, यानी उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति का विस्तार विश्व के दोनों गोलार्ध में 8 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यानी 8 डिग्री से लेके और 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण, यानी दोनों तरफ, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, यानी दोनों गोलार्धों में जो उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। देखिए सवाना जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जवाना शब्द से हुई है, जो एक स्पेनिश शब्द है। स्पेन भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ ही घास होता है। यानी स्पेनिश भाषा का जो जवाना है उससे इस सवाना की उत्पत्ति हुई है, सवाना शब्द की। तो जिसका अभिप्राय, जिसका भावार्थ घास स्थलों से होता है, घास के मैदान से होता है। तो सवाना घास स्थलों को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ब्राजील में कंपोज, ओरोनिको घाटी में लानोज, उत्तरी पूर्वी ब्राजील में कटिंगा के नाम से ये सवाना जो वनस्पति जानी जाती है। सवाना घास महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में मिलती है। जो महाद्वीपीय भाग है, आंतरिक भाग है, वहां पर सवाना प्रकार की वनस्पति मिलती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 18 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान पाया जाता है। वर्षा ग्रीष्म काल में ही होती है और वर्षा का जो औसत है वो हम देख सकते हैं 75 से 150 सेंटीमीटर। यानी जो सवाना वनस्पति के क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। तो सवाना वनस्पति की जो क्षेत्र है वो है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अफ्रीका में सवाना का विस्तार पश्चिमी गिनी तट से लेकर युगांडा, कीनिया एवं कांगो व अंगोला तक पाया जाता है। घास की लंबाई 3 मीटर तक होती है। जो अफ्रीका में जो सवाना घास है उसकी लंबाई हो 3 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। यहाँ 3 किस्में होती है, यानी सवाना जो वनस्पति है उसको या घास है उसको 3 भागों में 3 प्रकार में रखा जा सकता है। पहला है सवाना जंगल, जिसमें क्या है, जंगल का मतलब ही जैसे सदाबहार जो वृक्ष है और झाड़ियां है वो घास के साथ में मिलती है। दूसरा है सवाना उद्यान। तो सवाना उद्यान प्रकार के जो घास स्थल है उसमें केवल जो है घास की अधिकता अधिक रहती है, इस कारण से इनको सवाना उद्यान के नाम से ये अफ्रीका में जाना जाता है। फिर तीसरा सवाना झाड़ियां, यानी घास के साथ साथ कटीली झाड़ियां भी देखने को मिलती है। वृक्षों की बहुलता नहीं रहती, वृक्ष बहुत ही कम पाए जाते हैं, लेकिन घास के साथ साथ कटीली झाड़ियां इस क्षेत्रों में देखने को मिलती है, इसलिए इनको सवाना झाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका में सवाना जंगल, सवाना उद्यान और सवाना झाड़ियां, इस प्रकार से 3 प्रकार से इनको रखा जाता है। ब्राजील में सवाना घास है जो 5 प्रकार की मिलती है। 5 प्रकार के, जैसे कौन कौन सी है, सवाना सेराडो, दूसरा कैंपो सेराडो, तीसरा कैंपो स्वाजो सवाना, कैंपो लिम्बो और पेंटेनल घास। ये 5 प्रकार है जो ब्राजील में पाए जाते हैं। ब्राजील में 5 प्रकार से इनको जाना जाता है। तो ये सवाना प्रकार की वनस्पति है। अब हम बात करें आगे भूमध्य सागरीय वनों की। देखिए भूमध्य सागरीय वन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है
भूमध्य सागर के आसपास यानी तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति भूमध्य सागरीय वन कहलाती है। तो देखिए ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर के जितने भी तटवर्ती जो देश है वहां पर मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है उसका उत्तरी पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग, और इसके साथ साथ उत्तरी अमेरिका का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया जो प्रांत है वहां पर भी भूमध्य रेखीय जो भूमध्य सागरीय जल वो वन पाए जाते हैं। तो अगर इनका अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, इनका अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है या वन पाए जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय तटवर्ती जो क्षेत्र है उनमें स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इजराइल, टर्की, लीबिया और उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य, दक्षिणी अफ्रीका का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिणी अमेरिका के चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तर में इनका विस्तार पाया जाता है। तो जो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है तो इसकी एक अलग विशेषता है। इस तरह से ये जो जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश भी अलग है, इसी तरह से भूमध्य सागरीय वनस्पति भी अपनी अलग पहचान रखती है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, यह जो भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रीष्मकाल शुष्क होता है और शीतकाल में वर्षा होती है। औसत तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वर्षा का वार्षिक औसत है जो 40 से 45 सेंटीमीटर है और वर्षा का 90% भाग शीतकाल में होता है, यानी 90% वर्षा शीतकाल में होती है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल सूखा और शीतकाल है जो आर्द्र होता है। तो इस क्षेत्र में सदाबहार एवं पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उन वनों में ओक, बीच, पाइन, फर प्रमुख रूप से प्रमुख वृक्ष है। यहाँ पर जैतून और अंगूर के वृक्ष व लताएं बहुतायत रूप में मिलती है। अंगूर की बेल प्राकृतिक रूप से और जैतून के वृक्ष यहाँ पर बहुत अधिक मिलती हैं। कैलिफोर्निया में ओक, चैपरेल वृक्ष तथा मैकविक्स तथा बेका झाड़ियां पाई जाती है। तो अफ्रीका में एरिका, एरिसिया, लोबेलिया, निफोलिया नामक पुष्पी पौधे मिलते हैं। जो भूमध्य सागरीय वन है उन्हें ऑस्ट्रेलिया में मेली, चिली में मेटोरल, श्रीलंका में पटाना और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गेरिंग व मैकविस के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यूकलिप्टस जो है वृक्ष ये बहुतायत से पाया जाता है, जो यहाँ के मतलब से भूमध्य सागरीय वनों के अंतर्गत आता है। तो ये भूमध्य सागरीय वनों की विशेषता और वहाँ की जो वनस्पति है। अब हम आगे बात करें मानसूनी पतझड़ वन और उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन या उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। देखिए अलग से ही, क्योंकि वैसे तो जो एशिया है वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और वनों के भी सभी प्रकार हम देखने को मिलते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से मानसूनी जलवायु है इसलिए इन वनों को अलग से मानसूनी वनों के नाम से ही जाना जाता है। क्योंकि जो मानसूनी क्षेत्र है उसमें जो वर्षा है जो मानसूनी पवनों से होती है और विशेष कालखंड में होती है। तो इस कारण से यहाँ की जलवायु और यहाँ की वनस्पति विश्व की अन्य वनस्पति से अपनी अलग पहचान रखती है। तो इस कारण से मानसूनी पतझड़ और मानसूनी या उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों को वनस्पति के अलग प्रकारों के रूप में रखा जाता है। तो मानसूनी जो पतझड़ वन है इनका विस्तार विश्व में 12 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में ये वन क्षेत्र फैले हुए हैं।
अगर क्षेत्र की बात करें तो जो 12 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो क्षेत्र है, पश्चिमी द्वीप समूह, भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राजील, दक्षिणी चीन आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के वन अधिक रूप से पाए जाते हैं। 90% वर्षा मानसूनी पवनों से ग्रीष्मकाल में होती है। तापमान ग्रीष्मकाल में 27 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकाल में 10 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर से अधिक होता है। सर्दियों की शुष्क ऋतु के बाद में ये वन अपने पत्ते झड़ा देते हैं, अतः इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। यहाँ वृक्षों की औसत ऊंचाई है जो 30 मीटर तक होती है। यहाँ सागवान, साल, बरगद, पीपल, गुलर, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, मैनग्रोव, यूकलिप्टस, हेल्यूप्लास, सेमल आदि वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मानसूनी क्षेत्रों में जहां वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर से कम होता है, यानी जहां वर्षा कम होती है, वहां पर बबूल, धोकड़ा, इमली, खेर, खेजड़ी इत्यादि वृक्ष, कटीले वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और अगर वर्षा और कम हो जाए तो फिर उसमें झाड़ियां वगैरह, तो वो फिर वो मरुस्थलीय जो है वनस्पति का स्वरूप ले लेती है। तो इस प्रकार से मानसूनी जो क्षेत्र है या मानसूनी जो पतझड़ वन है, वहां पर वर्षा के औसत के अनुसार आप वनस्पति का प्रकार देखने को मिलता है। यानी कि जहां पर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं सदाबहार। और अगर 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो फिर वहां पर कटीले जो वृक्ष है वो पाए जाते हैं। और कम वर्षा हो जाती है तो फिर वो कटीली झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हम विश्व के मानचित्र में विश्व की प्राकृतिक वनस्पति का वितरण और उसके प्रकार को दर्शा सकते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद में कई बार वनों से समस्या पर और उनके निराकरण पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक आज विश्व में, पूरे विश्व में ही, भारत ही नहीं पूरे विश्व में वनोन्मूलन की समस्या मुख्य रूप से सामने आ रही है। यानी वनों का क्षेत्र घटता जा रहा है और वन विनाश की समस्या बढ़ रही है। तो पहले इन कारणों को समझे हम शॉर्ट में, कि जैसे वनों का विनाश क्यों होता है। तो देखिए, सभ्यता के विकास के साथ साथ ही कृषि का विकास होने के कारण से वनों का क्षेत्र कम हुआ। फिर इसी के साथ साथ दूसरा जो मुख्य कार्य, चरागाहों के रूप में वनों को परिवर्तित कर दिया गया, इस कारण से वनों का विनाश हुआ। निर्माण कार्यों के लिए वनों का विनाश हुआ। घरेलू एवं व्यापारिक उद्देश्य से वनों का विनाश किया जाता है। खनिज खनन के कारण भी वनों का विनाश हुआ और वनाग्नि द्वारा भी वनों का विनाश हो जाता है। इसी तरह से जीवीय कारकों द्वारा भी वनों का विनाश हो जाता है। तो ये वनोन्मूलन के प्रमुख कारण है। अब वनोन्मूलन के कारण से मनुष्य के पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, या जैसे अन्य बातों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, वनोन्मूलन के कारण से पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है वो है जलवायु में प्रतिकूल प्रभाव। यानी वनों के विनाश के कारण से वर्षा का कम होना और वर्षा के कम होने के कारण से तापमान के बढ़ना, और इस कारण से जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव हम देख सकते हैं। इसी तरह से वनों के कट जाने से, वनों के विनाश हो जाने से बाढ़ों की पुनरावृत्ति होने लगती है। वर्षा काल में जो जल है जो व्यर्थ में बहकर निकल जाता है, और भूमि के कटाव और इत्यादि की समस्या के कारण से बाढ़ की विनाश का हम देख सकते हैं। इसी तरह से जल संसाधनों की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वन है जो वर्षा के जल को सोखकर और भूमिगत जल को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम वनों को नष्ट कर देते हैं तो जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा भी कम होने लगती है। इसी तरह से मृदा अपरदन की समस्या पैदा हो जाती है। और बहुत बड़ी समस्या एक है, जैव विविधता का ह्रास हो जाता है, वन्य जीवों का
ह्रास हो जाता है। तो वनों के विनाश के कारण से जैव विविधता या जीवों के विनाश को हम बढ़ावा देते हैं। तो इस कारण से ये जो प्रभाव है इनसे हम बचना चाहते हैं तो वनों का संरक्षण अति आवश्यक है। वृक्षारोपण और वनों के संरक्षण के ऊपर अधिक से अधिक ध्यान देकर हम इन समस्याओं से बच सकते हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से मानवता के लिए हम अच्छा सोच सकते हैं। तो इसलिए आज वनों के विनाश को रोकना अति आवश्यक हो गया है। धन्यवाद। आशा है आप लोगों को आज का ये जो लेक्चर है वो पसंद आएगा, विद्यार्थी लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।